नमस्कार। लग रहा है कि इस साल समस्याओं की कोई सीमा ही नहीं है। कोरोना वायरस तो है ही। आज पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक प्लेन का क्रैश हुआ कराची में। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल गए, जहां वो देख रहे थे कि साइक्लोन ने क्या तबाही मचाई है। हाँ, बहुत सी समस्याएं हैं। और आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर सामने आए और उन्होंने कई सुझाव दिए, कई प्लान सामने रखे। उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स में कटौती की और कहा कि जो लोन्स के मॉरेटोरियम है उसको बढ़ाया जाएगा। देखना पड़ेगा कि इस सब से जो दुर्दशा इकोनॉमी पर आई है उसमें कुछ सुधार होगा कि नहीं होगा। देखते हैं आज की मुख्य सुर्खियां। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक एयरक्राफ्ट शुक्रवार को भयानक दुर्घटना का शिकार हो गया। लाहौर से कराची आ रहा ये प्लेन कराची एयरपोर्ट के पास एक रिहायशी इलाके में क्रैश हुआ। पीआईए के प्रवक्ता अब्दुल सत्तार ने हादसे की पुष्टि की है। स्थानीय स्तर से मिल रही जानकारी में बताया गया है कि लैंडिंग से 1 मिनट पहले ही जहाज दुर्घटना का शिकार हो गया और मकानों पर जा गिरा। जहाज में क्रू के अलावा कम से कम 90 यात्रियों के सवार होने की जानकारी मिली है और इस बात की संभावना बेहद कम है कि इस हादसे में कोई जीवित बचा होगा। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेन के लैंडिंग गियर के न खुल पाने के कारण यह हादसा हुआ। घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम जारी है। कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बसी मॉडल कॉलोनी के लिए हवाई जहाज के आने जाने की आवाज कोई नई बात नहीं थी, लेकिन शुक्रवार दोपहर यहाँ मंजर अलग था। एक जोरदार धमाके के साथ पीआईए का एक विमान कॉलोनी पर गिरा और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जो नजर आ रहा था वो था लोगों की चीख चित्कार और काले धुएं का गुबार। हादसे में 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक मारे गए लोगों में एक पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। बताया जा रहा है ये विमान 15 साल पुराना था और जहाज का दोपहर 2:37 पर अंतिम बार एटीसी से संपर्क हुआ था। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने इस हादसे पर दुख जताया है और दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के अम्फान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद 1000 करोड़ रुपए की फौरी मदद का ऐलान किया। बंगाल में पिछले 283 साल में आया ये सबसे भयावह तूफान है। पीएम ने कहा कि कोरोना की मार के बीच बंगाल में इस तूफान से दोहरी मार पड़ी है और तमाम तैयारियों के बावजूद 80 लोगों की जान चली गई। आपको बता दें कि इस तूफान की वजह से संपत्ति और इंफ्रास्ट्रक्चर का जबरदस्त नुकसान हुआ है। बंगाल को 1000 करोड़ रुपए की शुरुआती मदद के अलावा जल्द ही केंद्र की एक टीम राज्य में आकर विस्तार से सर्वे करेगी और आगे की मदद उसी आधार पर दी जाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम से कहा था कि चक्रवात अम्फान को राष्ट्रीय आपदा मानना चाहिए और केंद्र को उसी हिसाब से राज्य सरकार की मदद करनी चाहिए। 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पीएम मोदी के 1000 करोड़ की मदद के ऐलान पर बिफर पड़ी हैं। उन्होंने कहा है कि सुपर साइक्लोन अम्फान से बंगाल में जबरदस्त तबाही हुई है। 60% लोग प्रभावित हुए हैं। करीब 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और पीएम ने सिर्फ 1000 करोड़ की मदद का ऐलान किया। ममता ने कहा कि राहत पैकेज से जुड़ी कोई जानकारी भी नहीं दी गई है और ये पैसा कब मिलेगा या ये अग्रिम धनराशि है ये भी नहीं बताया गया है। उन्होंने कहा कि 56,000 करोड़ रुपया तो हमारा ही केंद्र पर बकाया है। इससे पहले शुक्रवार को सीएम ममता के साथ पीएम मोदी ने राज्य का हवाई सर्वे कर नुकसान का जायजा लिया। ममता ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में इतना भयानक तूफान नहीं देखा और बंगाल में तूफान से ऐसी तबाही भी पहले कभी नहीं देखी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अम्फान तूफान से हुए नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को हिदायत दी है कि वो मुश्किल में फंसे लोगों की हर संभव मदद करें। अपने एक फेसबुक पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तूफान से भीषण तबाही के बारे में सुनकर स्तब्ध हूँ और इस आपदा में मारे गए लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। साथ ही मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से आग्रह करता हूँ कि वो प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करें। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार के पास कोई रणनीति नहीं है। विपक्षी दलों की बैठक को संबोधित करते हुए सोनिया ने कहा कि सारी शक्तियां पीएमओ तक सीमित होकर रह गई हैं और सरकार की तरफ से विपक्ष को अनसुना किया जा रहा है।
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा करने और फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 5 दिनों तक इसका ब्यौरा रखे जाने के बाद ये एक क्रूर मजाक साबित हुआ है। वो बोली कि कांग्रेस समेत कई दलों ने गरीबों के खातों में पैसे डाले जाने का सुझाव दिया था, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आरबीआई ने लोन मॉरेटोरियम को अगले 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। मतलब ये कि आप चाहें तो अपने लोन की किश्त अब अगले 3 महीने के लिए और टाल सकते हैं। अभी तक मॉरेटोरियम की अवधि 1 मार्च से 31 मई तक की थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया गया है। यानी इन 6 महीने में अगर आप अपनी EMI नहीं चुकाते हैं तो आपका लोन डिफॉल्ट या NPA नहीं माना जाएगा। दरअसल आरबीआई को यह फैसला इसलिए करना पड़ा क्योंकि लॉकडाउन के जारी रहने से लोगों की आय का फ्लो फिर से सुचारू नहीं हो पाया है। इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट पे भी कटौती की है, जिससे लोन की ब्याज दरें कम होनी चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक बड़ा ऐलान किया है। आरबीआई गवर्नर ने रेपो रेट कटौती का ऐलान किया है। इस कटौती के बाद आरबीआई की रेपो रेट 4.40% से घटकर 4% हो गई है। इसके बाद आपकी लोन और EMI सस्ती हो जाएगी। लॉकडाउन में यह दूसरी बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट पर कैंची चलाई है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कोरोना के असर को देखते हुए 2020-21 की पहली छमाही में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रहने का अनुमान है। दूसरी छमाही में कुछ तेजी आ सकती है। उन्होंने कहा कि 2 महीने के लॉकडाउन से देश में आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। इंडस्ट्री वाले टॉप 6 राज्यों के ज्यादातर इलाके रेड और ऑरेंज जोन में हैं। इन राज्यों की इंडस्ट्री का आर्थिक गतिविधियों में 60% कंट्रीब्यूशन होता है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है। अप्रैल में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI घटकर 11 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अगर देश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाता तो भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या 29 लाख तक पहुंच सकती थी, जबकि इस बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा 78,000 तक जा सकता था। शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए अधिकारियों ने बताया कि देश में बीते 4 दिन से रोजाना 1 लाख से अधिक टेस्ट किए जा रहे हैं। मंत्रालय के मुताबिक जो आंकड़े सामने आए हैं, उनके अनुसार देश के कुल मरीजों में से 80% 5 राज्यों से है। ये 5 राज्य हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली और मध्य प्रदेश, जबकि 60% मरीज केवल 5 शहरों जो कि दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, ठाणे और चेन्नई हैं। जी ने इसको इस पॉइंट पे लिया जो अर्ली था, टाइमली था, बहुत हालात खराब होने से पहले लिया गया, लेकिन हमारे देश ने ये फैसला टाइमली तरीके से लिया, एक कैलिब्रेटेड रिस्पांस की तरह लिया है। और ये उस कड़ी में एक ग्रेडेड, प्रोएक्टिव एंड प्रीएम्प्टिव मेजर था, जो कि बहुत शुरुआत से इस पैंडेमिक से लड़ाई करने के लिए भारत ने अपना रास्ता चुना। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर बरकरार है। भारत में इससे निपटने के लिए लगाया गया लॉकडाउन जारी है, लेकिन संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में भारत में अब तक के सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 6088 नए मामले सामने आए हैं और 148 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,18,447 हो गई है, जिसमें से 66,330 सक्रिय मामले हैं। वहीं भारत में अब तक 3,583 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि 48,534 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। रिकवरी रेट सुधरकर 40.9% पर पहुंच गया है। देश भर में महाराष्ट्र की हालत सबसे ज्यादा खराब है। यह 41,642 लोग कोरोना से संक्रमित हैं और 11,726 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अकेले मुंबई में ही 25,000 से ज्यादा केस हैं। तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना के केस में लगातार तेजी से इजाफा हो रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता संजय झा कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इस बारे में खुद संजय झा ने ट्वीट कर जानकारी दी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुझ में कोरोना के कोई लक्षण नहीं है, इसलिए मैं घर पर ही 10-12 दिन के लिए क्वारंटीन हूँ। कृपया इसके फैलने को हल्के में न लें, ये किसी को भी हो सकता है। आखिर में उन्होंने लिखा कि सब अपना ख्याल रखें।
इस ट्वीट के बाद लगातार उनके जानने वाले उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। देश में हवाई यात्रा को फिर से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, लेकिन इसके लिए नियम कायदे बदल दिए गए हैं। यात्रियों को यात्रा के दौरान अब नए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। 14 साल से अधिक के हैं तो आरोग्य सेतु ऐप जरूरी, सिर्फ वेब चेक इन होगा, सिर्फ एक चेक इन बैग की इजाजत, विमान में खान पान नहीं, बुजुर्गों को यात्रा नहीं करने की सलाह, थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य, फ्लाइट टाइम से 2 घंटा पहले पहुंचे एयरपोर्ट, मास्क और हैंड ग्लव्स लगाना होगा। बता दें कि अभी सिर्फ अलग अलग राज्यों की राजधानी में ही विमान सेवाएं शुरू की गई हैं। धीरे धीरे विमानों की संख्या में इजाफा भी होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अमेरिकी कंपनी KKR को जियो प्लेटफॉर्म में 2.32% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। ये डील 11,367 करोड़ रुपए की होगी। ये एशिया में KKR की सबसे बड़ी डील है। तो वहीं बीते एक महीने में मुकेश अंबानी का 5वां बड़ा सौदा भी है। बता दें कि एक महीने पहले फेसबुक के निवेश के साथ जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेश का सिलसिला शुरू हुआ था और अब तक 5 बड़े निवेशकों ने मिलकर जियो प्लेटफॉर्म्स में 78,562 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस करार से खुश मुकेश अंबानी ने कहा कि KKR भारतीय डिजिटल इकोसिस्टम में बदलाव की हमारी यात्रा का हमसफर बनेगा। यह सभी भारतीयों के लिए लाभप्रद होगा। नोवेल कोरोना वायरस का असर देश की सभी कंपनियों पर हुआ है। दुनिया भर में रोजगार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, लेकिन इस बीच हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड यानी HCL टेक्नोलॉजी ने तारीफ के लायक फैसला लिया है। HCL ने कहा कि वो अपने 1.5 लाख कर्मचारियों को वेतन में कटौती नहीं करेगी, साथ ही सभी को पिछले साल का बोनस भी देगी। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोरोना के कारण कंपनी के कारोबार और आय पर बुरा असर हुआ है, फिर भी कंपनी एक भी कर्मचारी को काम से नहीं निकालेगी। यही नहीं, कंपनी ने पिछले दिनों से कह चुकी कि वित्त वर्ष 2015 की योजना के अनुसार इस साल 15,000 फ्रेशर्स को जॉब देगी। हालांकि इस काम में वक्त थोड़ा ज्यादा लग सकता है। आसमान का रंग नीला तो सुना था, पर हैरत तो तब हुई जब ओडिशा में इसका रंग बदलकर गुलाबी हो गया। गुलाबी रंग की चादर ओढ़े आसमान की एक खूबसूरत तस्वीरें राजधानी भुवनेश्वर की हैं, जो कि अम्फान तूफान के गुजर जाने के बाद ली गई हैं। लोगों ने इस अद्भुत और अति सुंदर आसमानी नज़ारे को न सिर्फ अपने कैमरे में कैद किया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी इतना शेयर किया कि ये वायरल हो गई।